नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे सेशन एनालिसिस को, किस प्रकार से हम एग्रीगेट रिपोर्ट जो है सेशन एनालिसिस। लेक्चर में हमने ई कॉमर्स को एज एग्जाम्पल लेकर हमने वेब यूजेस माइनिंग को डिस्कस किया था और हमने कुछ इसके सेशन एनालिसिस को भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने एडवांटेजेस देखी थी और इसके ड्रॉबैक्स देखे थे, क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। तो हमने ई कॉमर्स के रेफरेंस में मेनली इसको स्टडी किया था और इसको एग्रीगेट हम किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से फाइनलाइज इसको करते हैं, उस चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो सेशन एनालिसिस एग्रीगेट रिपोर्ट, जो फाइनल रिपोर्ट हमारी बनती है वो किस प्रकार से बनती है। मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ एनालिसिस। तो यहाँ पे एनालिसिस के लिए पहले से प्री फॉर्मेटेड फॉर्म्स जो होते हैं वो हम यूज करते हैं, ठीक है। कॉमन फॉर्म्स जिनको हम बोलते हैं। डेटा एग्रीगेटेड बाय प्री डिटरमाइंड यूनिट्स सच एज डेज एंड सेशंस। और डेटा को हम एग्रीगेट किस फॉर्म में करेंगे, जो पहले से मेथोडोलॉजी हमने बना रखी है, ठीक है, जो कि डेज या सेशंस के रूप में कैटेगराइज की जा सकती है। जनरली गिव्स मोस्ट बैंग फॉर द बंक, यानी मेनली इसके अंदर ये देखा जाता है कि चाहे सेशंस के बेस पे करो या नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे करो या नंबर ऑफ विजिटर्स के जो सेट है उसके बेसिस पे करो, हम मेनली कोई भी एक जस्ट एक एंट्रीज का जो बंडल होता है उसके रूप में यहाँ पे वर्क करते हैं। इसके अगर एडवांटेजेस की बात करें, गिव्स क्विक ओवरव्यू ऑफ हाउ ए साइट इज बीइंग यूज्ड, ठीक है। इसके द्वारा यानी एग्रीगेट रिपोर्ट जो बनाते हैं उसके अंदर एक क्विक ओवरव्यू हमें मिलता है, ठीक है, कि एक वेबसाइट को किस प्रकार से यूज किया गया, ठीक है, यानी क्या क्या एक्सेस किया गया मोस्टली। मिनिमम डिस्क स्पेस और प्रोसेसिंग पावर रिक्वायर्ड, यानी जो स्पेस है वो हमें यहाँ पे मिनिमम चाहिए और जो प्रोसेसिंग पावर है वो भी यहाँ पे मिनिमम यूटिलाइज होती है ना। ड्रॉबैक्स की अगर बात करें हम, तो देखो ड्रॉबैक्स के अंदर मेनली एक ड्रॉबैक इसके अंदर दिया गया है। हाँ, तो अपने अगर देखें तो इसमें देखो एक ड्रॉबैक दिया गया, नो एबिलिटी टू डीग डीपर इनटू द डेटा, यानी यहाँ पे अगर हम इस फॉर्मेट में डेटा को अगर हम एग्रीगेट करते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं, तो यहाँ पे आप डीपली डेटा के अंदर डीव नहीं कर सकते, यानी डीपली एनालिसिस आप नहीं कर सकते यहाँ, क्योंकि यहाँ पे देखो आप एडवांटेज में अगर देखोगे मिनिमम डिस्क स्पेस और मिनिमम प्रोसेसिंग पावर कंजप्शन, इट मीन्स कहीं ना कहीं डेटा जो है वो एक सिंपल फॉर्मेट में और जो मेन जो डेटा है उसी को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। फुल्ली जो डीपली डेटा होता है उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता है ना। तो यहाँ पे देखो कुछ कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम पेज व्यू एंड सेकंड कॉलम है नंबर ऑफ सेशंस, देन एवरेज व्यू काउंट पर सेशन, ठीक है। तो यहाँ पे होम पेजेस को इंक्लूड किया गया है, ठीक है, और होम पेजेस के यहाँ पे सेशंस जो है वो मान लो 50,000 नंबर ऑफ सेशंस है और इनके एवरेज काउंट व्यू जो है वो 1.5 होता है, ठीक है। एंड कैटलॉग ऑर्डरिंग की अगर बात करें, ये हम ई कॉमर्स वेबसाइट के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है, जिनके अंदर जो लिस्टिंग होती है तो उसको हम कैटलॉग मेनली बोलते हैं कि
मान लो आपको आइटम्स परचेज करने हैं तो इलेक्ट्रिक आइटम्स में आप जाते हो, देन इलेक्ट्रिक आइटम में कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स अलग से आपको लिस्ट मिलेगी और स्मार्टफोन्स की अलग मिलेगी, है ना। तो इस टाइप से होम अप्लायंस की अलग मिलेगी। तो अलग अलग वहाँ पे कैटलॉग्स बने हुए होते हैं। तो अगर कैटलॉग ऑर्डरिंग की हम बात करें तो यहाँ पे 500 सेशंस को इंक्लूड किया गया है, जिनका एवरेज व्यू काउंट जो है वो 1.1 है, ठीक है। और शॉपिंग कार्ट 9000 यहाँ पे यूज किए गए सेशंस, और यहाँ पे 2.3 जो है वो एवरेज काउंटिंग है। देखो यहाँ पे ये व्यू काउंट जो है वो पर सेशन, एक्चुअली अगर हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेशंस, तो देखो यहाँ पे 50,000 सेशंस हैं होम पेज के लिए, यानी 50,000 अपने ये मान लेते हैं कि 50,000 टाइम्स होम पेज को विजिट किया गया। तो यहाँ पे व्यू काउंट जो है 1.5 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 9,000 है ओनली, और व्यू काउंट जो मेनली पर सेशन है एवरेज वो 2.3 आ रहा है। ऐसा क्यों? देखो मेनली आप जब भी किसी वेबसाइट को ई कॉमर्स वेबसाइट को ओपन करते हो तो होम पेज में भी आप सबसे पहले होम पेज भी जाते हो, उससे आप दूसरे पेजेस भी जाते हो, ठीक है। तो वहां पे मेरी उसके नंबर ऑफ सेशंस जो है वो ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। बट एवरेज व्यू पॉइंट जो है वो आपका कार्ट का ज्यादा रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि आप कार्ट के अंदर ज्यादा टाइम जो है वो वहां पे बिताते हो। किस प्रकार से? कार्ट में आप मेनली रेट वगैरह चेक करते हो, उसके अंदर डिलीवरी चार्जेस आप देखते हो, पूरी आप देखते हो कि किस प्रकार से इसको मेनली नंबर ऑफ आइटम्स इंक्रीज किए जा सकते हैं, नंबर ऑफ आइटम हम चेंजेस करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट जो है वो हम रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, है ना। मैंने कई हमने पहले इस बारे में कई थिंग्स हमने डिस्कस किए थे, हम किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, ये है ना, शॉपिंग कार्ट ऐड एंड रिमूव, शॉपिंग कार्ट चेंजेस। तो इस टाइप के सब ऑपरेशन हम शॉपिंग कार्ट पे मेनली परफॉर्म करते हैं, जिससे कि यहाँ पे जो व्यू पर सेशन है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है ना। एवरेज व्यू काउंट पर सेशन यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। OLAP, देखो OLAP मेनली डेटा माइनिंग का एक फीचर है। OLAP एंड OLTP दो डिफरेंट फीचर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मेनली OLAP जो है वो ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग हम इसको बोलते हैं, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। और OLTP जो होता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स जो है उनको प्रोसेसिंग के लिए होता है ना। एनालिटिकल और ट्रांजेक्शन ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो मेनली OLAP जो है वो हिस्टोरिकल डेटा पे अप्लाई किया जाता है। हिस्टोरिकल डेटा में से कुछ भी एनालिसिस करना है तो उस कंडीशन में हम OLAP को यूज करते हैं। और मेनली OLAP के पास जो डेटा आता है वो कहाँ से आता है? वो OLTP से आता है, क्योंकि डेली ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं वो डेटा जो है वो स्टोर होता रहता है, और वो डेटा स्टोर होके फिर क्या बन जाता है? मेनली वेयर हाउस के रूप में उसको हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो वो वेयर हाउस फिर जब एनालिसिस किया जाता है वो OLAP टेक्निक्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अलाउ चेंजेस टू एग्रीगेशन लेवल फॉर मल्टीपल डायमेंशन। OLAP जो है वो मेनली जो एग्रीगेशन रिपोर्ट्स होती हैं, तो ये आपने OLTP के अकॉर्डिंग आपने रिपोर्ट्स बनाई और रिपोर्ट्स आपने स्टोर कर दी डेटा वेयर हाउसिंग के अंदर। जब भी आप OLAP के द्वारा डेटा को एनालिसिस करते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल डेटा, और उन चेंजेस को आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो इन मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट्स में। जनरली एसोसिएटेड विद ए डेटा वेयर हाउस, है ना, ये मेनली डेटा वेयर हाउस के साथ एसोसिएट की जाती है, उन्हीं के ऊपर इसको अप्लाई किया जाता है।
ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड एडवांटेज और ड्रॉबैक्स की अगर हम बात करें तो वेरी फ्लेक्सिबल है ना, बहुत ही फ्लेक्सिबल है और रिक्वायर सिग्निफिकेंटली मोर रिसोर्सेज देन स्टैटिक रिपोर्टिंग। तो ये एक प्रॉब्लम भी है कि हमें यहाँ पे रिसोर्सेज जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू OLTP। यहाँ पे देखो इसी को हम दोबारा ले रहे हैं अलग रिपोर्ट के अंदर, पेज व्यू एंड नंबर ऑफ सेशंस देन एवरेज व्यू काउंट पर सेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ अलग हमने वेब पेज का एग्जांपल लिए, किड्स स्टफ प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे 2000 सेशन है और 5.9 जो है वो एवरेज व्यू काउंट। उसके बाद अगर हम बात करें, देखो नेक्स्ट यहाँ पे और लिया गया किड्स स्टफ प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे तो ब्लैंक छोड़ा गया है, ठीक है, ये इसी को इंक्लूड करना है हमें। ये एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड हो गई है टेबल, ये एंट्री यहाँ पे ही आने वाली है। देन इलेक्ट्रॉनिक्स, एजुकेशनल एंड रेडियो कंट्रोल्ड। तो इनके सेशंस यहाँ पे दिए गए, इलेक्ट्रिक के यहाँ पे दिए गए नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रिक के यहाँ पे कोई सेशन नहीं दिए गए। मान लो यहाँ पे किसी ने एक्सेस नहीं किया है पर्टिकुलर इस टाइम के अंदर, तो यहाँ पे मेनली किड्स स्टफ प्रोडक्ट्स का देखो अगर हम नंबर ऑफ सेशंस देखें तो 2000 है और यहाँ पे व्यू काउंट जो है वो भी हाईएस्ट है 5.9। एजुकेशनल के सेशंस जो दिए गए वो यहाँ पे 63 है एंड व्यू काउंट जो है वो एवरेज 2.3 है, रेडियो कंट्रोल के 2.5 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेशंस, यहाँ पे एवरेज व्यू काउंट जो पर सेशन है वो एग्जैक्टली सही आ रहा है ना। इसका सबसे हाईएस्ट है तो इसका एवरेज व्यू काउंट भी हाईएस्ट है, इसका सेकंड पोजीशन पे, इसका भी सेकंड पोजीशन पे, देन इसका थर्ड पोजीशन पे, देन इसका भी थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट इक्वल प्रायोरिटी के अंदर हम इनको एनालिसिस कर सकते हैं। सम यूजेज माइनिंग एप्लीकेशंस। तो वेब एजेज एप्लीकेशंस को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं। देखो प्रेडिक्शन ऑफ नेक्स्ट इवेंट, ठीक है, नेक्स्ट इवेंट को प्रिडिक्ट करना कि नेक्स्ट इवेंट जो है एक्चुअली क्या परफॉर्म किया जाना है ना। यानी ई कॉमर्स वेबसाइट की अगर हम बात करें तो ये एसोसिएशन रूल माइनिंग को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। किस प्रकार से आप ये प्रिडिक्ट करते हो कि कस्टमर है या जो भी यूजर है यूज करने वाला वो नेक्स्ट क्या एक्शन परफॉर्म करने वाला है ना। ये चीज हमें कब पता चलेगी, जब हम उस कस्टमर की हिस्ट्री चेक करेंगे और हम ये देखेंगे कि एक्चुअली इस कस्टमर ने क्या पैटर्न यूज किया परचेजिंग के लिए या किस प्रकार से इसने सर्विसेज को एक्सेस किया। ये कह सकते हैं कि मान लो 1000 कस्टमर्स हैं, उसमें से मैक्सिमम कस्टमर्स ने क्या पैटर्न फॉलो किया। तो ये दो चीजें यहाँ पे हो सकती है ना। तो यहाँ पे सीक्वेंस माइनिंग जो है वो इसके लिए परफेक्टली वर्क कर सकता है ना। सीक्वेंस माइनिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर। तो सीक्वेंस माइनिंग क्या कहता है, सीक्वेंस माइनिंग वो एक पर्टिकुलर रूल होता है जिसके अंदर ये देखा जाता है कि मैक्सिमम कस्टमर्स ने क्या सीक्वेंस यूज किया परचेजिंग की, यानी किस आइटम के बाद किस आइटम को परचेज किया। तो इससे भी पता चल जाएगा कि नेक्स्ट एक्शन जो है वो मेनली क्या परफॉर्म किया गया है। मान ले 1000 में से 90% पीपल ब्रेड परचेज करने के बाद मिल्क परचेज करते, तो हमारा प्रेडिक्शन ऑब्वियसली अगर इसने ब्रेड परचेज किया तो हम मिल्क ही प्रिडिक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस माइनिंग, ठीक है।
तो 90% पॉसिबिलिटी तो है ना, इसलिए 90% पॉसिबिलिटी के साथ हम उसी को प्रिडिक्ट करेंगे। और सेकंड आपका मार्कोव से है ना, मार्कोव मॉडल हम स्टडी करते हैं मेनली। एआई टेक्निक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हम मार्कोव मॉडल को स्टडी करते हैं। डिस्कवरी ऑफ एसोसिएटेड इवेंट्स एंड एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट्स, यानी जो भी इवेंट्स होते हैं, कौन सा इवेंट किस पे डिपेंड है, आपस में जो एसोसिएशंस होते हैं इवेंट्स के बीच में, और जो ऑब्जेक्ट्स एप्लीकेशंस होती है, उनको अगर हमें डिस्कवर करना, सर्च करना, तो हम यहाँ पे एसोसिएशन रूल माइनिंग जो है वो यूज करेंगे और सीक्वेंस माइनिंग यूज करेंगे। ये दोनों कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ विजिटर ग्रुप्स, यानी विजिटर जो है वो मेनली किस ग्रुप से बिलोंग करता है। ग्रुप का मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर विजिटर बुक्स के बारे में सर्च कर रहा है तो मे बी ही बिलोंग्स टू एजुकेशनल ग्रुप, ठीक है, स्टूडेंट ग्रुप हम कह सकते हैं, या एजुकेशनल ग्रुप कह सकते हैं, या जो भी जो बुक्स में इंटरेस्ट रखता हो, है ना। तो इस टाइप के में भी अलग अलग ग्रुप्स डिसाइडेड होंगे, या ई कॉमर्स वेबसाइट के द्वारा उनको अलग अलग प्रेडिक्ट किया जाता होगा ना, इस टाइप से हम डिसाइड कर सकते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ विजिटर ग्रुप्स विद कॉमन प्रॉपर्टीज एंड इंटरेस्ट, है ना, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और उसके यूजर के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं, है ना। उसने प्रीवियसली क्या परचेज किया है और उसका इंटरेस्ट किस टाइप का है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं, जिसको हम क्लस्टरिंग बोल सकते हैं ना। क्लस्टरिंग हमने पढ़ा है ऑलरेडी, हमने डिस्कस किया क्लस्टरिंग के बारे में, है ना। क्लस्टरिंग में मेनली एक सेंट्रोइड वैल्यू हम लेते हैं और उससे रिलेट करने वाले सारे वैल्यूज उस क्लस्टर के अंदर आ जाती है। तो वो जस्ट सेम वैसा ही है कि जो इंटरेस्ट है, जो जिससे क्लोजनेस रखता है, वो उसमें शामिल हो जाता है उस ग्रुप में। तो क्लस्टरिंग मेनली ग्रुपिंग का काम करता है। डिस्कवरी ऑफ विजिटर ग्रुप्स विद कॉमन बिहेवियर, तो यहाँ पे विजिटर ग्रुप्स जो है वो कॉमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्कवर किया जाता है, जिसके अंदर हम क्लस्टरिंग को यूज करते हैं, एज वेल एज सेशन क्लस्टरिंग को भी हम यूज करेंगे। इसके बाद कैरेक्टराइजेशन ऑफ विजिटर्स विद रेस्पेक्ट टू ए सेट ऑफ प्री डिफाइंड क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैरेक्टराइजेशन भी करेंगे विजिटर्स को, रेस्पेक्ट किसके रेस्पेक्ट में, सेट ऑफ प्री डिफाइंड क्लासेस। प्री डिफाइंड क्लासेस जो होंगे उनके रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे कैरेक्टराइज करेंगे, ठीक है, डिफरेंटली विजिटर्स को, जिसको हम क्लासिफिकेशन टेक्निक बोलते हैं। और कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन जो भी क्लासिफिकेशन के द्वारा ही हैंडल किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, 1, 2, 3 and 4 and 5 and 6, ठीक है। ये एप्लीकेशंस है। इन एप्लीकेशंस को किस टेक्निक के द्वारा हम हैंडल करते हैं उसको भी साथ में इसके मेंशन किया गया है। पर्सनलाइजेशन एप्लीकेशन, वेब पर्सनलाइजेशन, personalizing the browsing experience of a user by dynamically tailoring the look, feel, and content of a website to the user's need and interests. वेब पर्सनलाइजेशन के अंदर मेनली हम इन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। देखो कि मेनली पर्सनलाइजिंग जो है वो ब्राउजिंग एक्सपीरियंस से रिलेट करती है, ठीक है। अब जो कुकीज है वो आपके ब्राउजर पे स्टोर होती हैं, तो मेनली कुकीज से ये देखा जा सकता है कि पर्टिकुलर यूजर जो है वो किस चीज़ों में, किन टाइप की चीज़ों में इंटरेस्टेड है, किस टाइप के वेबसाइट्स वो एनालिसिस करता है, एक्सेस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे
मेनली देखो इंक्लूड किया जाता है किसको, लुक्स को, क्या क्या देख रहा है, ठीक है, फील, ठीक है, और कंटेंट ऑफ वेब, किस टाइप के कंटेंट को यहाँ पे यूज किया जा रहा है, एंड यूजर्स नीड एंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं मेनली जो एक पर्सनलाइजेशन एप्लीकेशंस के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वाई पर्सनलाइज, क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों यूज करते हैं पर्सनलाइजेशन को? ब्रोडन एंड डिपेन कस्टमर रिलेशनशिप, इससे क्या है कि एक कस्टमर रिलेशनशिप को स्ट्रोंग बनाया जाए। देखो आजकल मेनली एक करंट ट्रेंड चल रहा है, रिसर्च एरिया भी अच्छा है, कस्टमर को किस प्रकार से रिटेन किया जा सकता है ना। यानी कस्टमर आपकी वेबसाइट से या आपसे जुड़ा, उस कस्टमर को किस टाइप से आपको बना के रखना है, ये कस्टमर आपको छोड़ के ना जाए, ठीक है। ये बहुत ही वाइड अप्रोच है और बहुत ही आज के टाइम की इम्पोर्टेंट अप्रोच है। और सभी कंपनीज अभी करंट टाइम में इसी पे सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जो भी ई कॉमर्स कंपनी, कि कस्टमर जुड़ तो जाता है बट उस कस्टमर को रिटेन करना मुश्किल होता है ना। तो रिटेन करने के लिए मेनली इन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, ब्रॉडन एंड डीपेन कस्टमर रिलेशनशिप। ये बहुत जरूरी है कि वन टू वन कस्टमर को यहाँ पे मेनली हैंडल किया जाए, हर एक कस्टमर पे फोकस किया जाए, उसके साथ डीप रिलेशनशिप एस्टैब्लिश की जाए, उस कस्टमर को, प्रत्येक कस्टमर को एक अलग से डिस्काउंट ऑफर किया जाए, या अगर वैल्यूएबल कस्टमर है तो उसको अलग से एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाए। यानी इस टाइप के कुछ स्ट्रेटजीज जो यूज की जाए, वो कब पॉसिबल है, जब आपका कस्टमर से डीप इन रिलेशनशिप है। प्रोवाइड कंटिन्यूअस रिलेशनशिप मार्केटिंग टू बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी, यानी जो भी मार्केटिंग रिलेशनशिप है कस्टमर के साथ, तो उसको मेनली आप बना के रखें, उसको लॉयल बना के रखें, उसमें कंप्लेंट्स की जगह ना हो, ठीक है। हेल्प ऑटोमेट द प्रोसेस of proactively market products to customers, lights out marketing and cross sell and upsell products। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से यहाँ पे पर्सनलाइजेशन जो है वो मेनली रिक्वायर्ड, ठीक है। नेक्स्ट एक और इसमें दिया गया रीजन, प्रोवाइड द एबिलिटी टू मेजर कस्टमर बिहेवियर, ठीक है, कस्टमर बिहेवियर को यहाँ पे मेजर किया जाए, एंड ट्रैक्स हाउ वेल कस्टमर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू मार्केटिंग एफर्ट्स, और उसको ट्रैक किया जाए कि कस्टमर जो है वो किस प्रकार से रिस्पॉन्सिबल है, किस प्रकार से वो अपना मार्केट एफर्ट्स जो है वो यूज करता है, क्या उसका मार्केटिंग पैटर्न है। स्टैंडर्ड अप्रोचेस देखो क्या क्या है, रूल बेस्ड फिल्टरिंग, ठीक है, एंड कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग एंड कंटेंट वेब फिल्टरिंग एंड हाइब्रिड मेथड्स। तो फिल्टरिंग हम मेनली एआई टेक्निक्स के द्वारा परफॉर्म करते हैं। तो मेनली फिल्टरिंग जो है वो देखो यहाँ पे प्रोवाइड कंटेंट टू यूजर बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड रूल्स, ठीक है, प्री डिफाइंड रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ठीक है, रूल बेस्ड के अंदर, जिसमें एसोसिएशन रूल माइनिंग इज द परफेक्ट एग्जांपल। एंड नेक्स्ट है हमारा कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग, गिव रिकमेंडेशंस टू ए यूजर बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स एज एंड रेटिंग ऑफ अदर सिमिलर यूजर्स। यानी कि जैसे मान लो यहाँ पे लैपटॉप परचेज करने वाले कुछ कस्टमर्स की रेटिंग हम चेक करते हैं। मान लो एक कस्टमर परचेज करने हैं कि मेरे को तो एचपी का लैपटॉप परचेज करना है, देन
हम देखेंगे कि एचपी के लैपटॉप जिन्होंने परचेज किए हैं उन्होंने किस टाइप की रेटिंग दी है, किस टाइप के रिस्पॉन्सेज दिए हैं, उसके मेनली क्या उसके रिस्पॉन्सेज हैं, रिकमेंडेशंस उसके क्या है, एचपी के अंदर कौन सा मॉडल वो रिकमेंड करते हैं बेस्टली, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसको सजेस्ट किया जाए, है ना, उसको हम कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग कहते हैं। हम बहुत सारी फिल्टरिंग जब अलग अलग फैक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम यूज करते हैं। कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग track which pages the users visit and recommend other pages with similar content। यानी कोई भी कंटेंट आप एक्सेस करना चाहते हो तो उस कंटेंट से रिलेटेड उन पेजेस को सबसे पहले फिल्टर किया जाए जिन पेजेस को ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स ने विजिट किया हो, ठीक है, और फिर उसके बाद जो उनसे रिलेटेड पेजेस है उनको वहाँ पे मेनली सजेस्ट किया जाए। तो वो कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग हो गई। कंटेंट जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही मेनली उसको टॉप पे रखा जाना चाहिए। हाइब्रिड मेथड यूजुअली ए कॉम्बिनेशन ऑफ कंटेंट बेस्ड एंड कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग, दोनों का मिक्सअप होता है, दोनों टेक्निक हम इसके अंदर यूज करते हैं। So the finally we have to discuss about summary of this lecture. Web usage mining has emerged as the essential tool for realizing more personalized, user-friendly, business optimal and web services। तो यहाँ अगर हम बात करें तो देखो वेब यूजेज माइनिंग जो है वो कुछ एमर्ज्ड टेक्निक्स को यूज करता है एसेंशियल टूल्स के रूप में, जो कि नेसेसरी टूल्स हैं, चाहिए ही चाहिए हमें फॉर रियलाइजिंग मोर। देखो किस लिए? पर्सनलाइजेशन को यहाँ पे रियलाइज किया जाए, है ना, यानी उसको इम्प्लीमेंट किया जाए ग्राउंड लेवल में। यूजर फ्रेंडली एंड बिजनेस ऑप्टिमल वेब सर्विसेज को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, जो ऐसे सर्विसेज जो ज्यादा से ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो, ठीक है। यूजर फ्रेंडली के साथ साथ बिजनेस ऑप्टिमल भी चाहिए, क्योंकि विदाउट इनकम कोई भी पर्सन बिना बेनिफिट कुछ नहीं करता है। द की इज टू यूज द यूजर क्लिक स्ट्रीम डेटा फॉर मैनी माइनिंग पर्पजेज। देखो क्लिक स्ट्रीम का सिंपल सा बिजनेस एग्जांपल ये देख सकते हैं, जैसे मेनली हम बात करते हैं कि जैसे फेसबुक की अगर हम बात करें तो फेसबुक को पैसा कहाँ से मिलता है भाई? हम ये चीज जानते हैं कि हम जितने कस्टमर्स जितनी ज्यादा फेसबुक को यूज करेंगे फेसबुक की इनकम उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, और बढ़ भी गई, ठीक है। तो ऐसा क्यों? इसी को हम क्लिक स्ट्रीम बोलते हैं। पर क्लिक वो पैसा कमा रहे हैं, हमारे एक क्लिक से फेसबुक पैसा कमा रहा है, ठीक है। टिकटॉक जो अभी चाइनीज जो ऐप बैन हुई है वो पैसे कैसे कमाती थी? लोग वीडियोस देखते थे या वीडियोस बनाते थे एक्सेट्रा, यानी पर यूजर वहाँ पे क्लिक स्ट्रीम जो यूज किया जाता है उसके अकॉर्डिंग उसकी इनकम जो है वो बनती थी, जो कि काफी अभी लॉस में चल रही है बिकॉज ऑफ बहुत सारी कंट्रीज ने इसको बैन कर दिया है। तो क्लिक स्ट्रीम्स कम हो गई, उसकी यूजर्स कम हो गए हैं, ठीक है। यूजर्स कम हो गए तो ऑटोमेटिकली उसकी जो है इनकम वह कम होगी। तो एक यूजर क्लिक स्ट्रीम जो डेटा है ये मेनली बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा होता है, ठीक है। द की इज टू यूज द यूजर क्लिक स्ट्रीम डेटा फॉर मैनी माइनिंग पर्पजेज, और इनको बहुत सारे माइनिंग पर्पजेज के लिए हम यूज कर सकते हैं क्लिक स्ट्रीम डेटा को। ट्रेडिशनली वेब यूजेज माइनिंग is used by e-commerce sites
to optimize their sites and to increase profits। यानी अगर स्टार्टिंग की हम बात करें तो ट्रेडिशनली इसको वेब यूजेज माइनिंग जो है वो ई कॉमर्स साइट्स के द्वारा ज़्यादा यूज की जाती है। ठीक है, किस लिए? टू ऑर्गेनाइज दियर साइट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए एंड टू इंक्रीज प्रॉफिट्स और इनकम बढ़ाने के लिए। ठीक है, वेब यूजेज माइनिंग को मैक्सिमम यूज किया गया किसके द्वारा? ई कॉमर्स कंपनीज के द्वारा, ई कॉमर्स वेबसाइट्स के द्वारा। क्योंकि यहाँ पे तो सारा यूजेज का ही खेल है, जिसने जितना यूज किया उसी से हम डेटा एनालिसिस करते हैं कि किसने किन चीज़ों में इंटरेस्ट शो किया, किसने कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया। ठीक है, तो वही डेटा जो है हमारा यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है, इट इज नाउ ऑल्सो यूज्ड बाय सर्च इंजन्स to improve search quality and to evaluate search results etc. and by many other applications। यानी ई कॉमर्स वेबसाइट्स के बाद अब सर्च इंजन्स भी इसको यूज करने लग गए, जिससे कि सर्चिंग क्वालिटी जो है वो मेनली इम्प्रूव की जा सके। ठीक है, सर्चिंग क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव की जा सके, इम्प्रूव सर्च क्वालिटी एंड टू इवेलुएट सर्च रिजल्ट्स, और सर्च रिजल्ट्स को यहाँ पे इवेलुएट कर सके हैं। जो सर्च रिजल्ट्स हैं उनको किस प्रकार से डिस्प्ले करना है, कौन सा इम्पोर्टेंट डेटा है ना, ये सब चीज़ें। एंड बाय मैनी अदर एप्लीकेशंस, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस जो है आजकल इन टूल्स को मेनली यूज करने लग गए, क्योंकि दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। सो थैंक यू। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।